गद्य का महत्व। संस्कृत की सुप्रसिद्ध श्रुति के अनुसार गद्य कविना कृष्ण वदति। गद्य का लेखन मधुने कवियों की कसौटी है। इस कारण ही संस्कृत में भी बहुत से महाकवि गद्य लेखन करते रहे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के मध्य कविगण जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंद पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, धर्मवीर भारती आदि कवियों का गद्य भी उतना ही सुलित और ज्येष्ठ है जितना कि किसी सुप्रसिद्ध गद्य लेखन का। ऊपर आपको बताया जा चुका है कि जीवन के सशक्त क्रिया व्यापार गद्य द्वारा ही संचालित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे जब गद्य बातचीत द्वारा आसानी से अभिव्यक्त हो ही जाता है तो उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रा गहराई से सोचिए तो आपको इसके महत्व का पता चलेगा। यदि आप अपने घर से दूर गए हैं और आपका घर के सदस्यों से बातचीत करने का मन हो रहा हो अपने बारे में जितना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? चिट्ठी में आप किस ढंग से अपनी बात कहते हैं वह उतनी प्रभावकारी बन पड़ी है, अथवा उसमें आप अपनी पूरी बात ठीक ढंग से कह पाएंगे कि नहीं, ये सब आपकी शैली पर निर्भर करता है। आपके कई मित्र आपको चिट्ठी लिखते होंगे, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि चिट्ठियाँ आपको प्रभावित करती ही हो। कोई एक आध चिट्ठी ही ऐसी होती होगी जिसे पढ़कर आप प्रभावित होते होंगे। उसी तरह की चिट्ठी लिखने की कोशिश आप भी करते होंगे। ये प्रभावित करने का गुण उसकी लेखन शैली पर निर्भर करता है और यह शैली गद्य का अध्ययन करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब तक अधिक से अधिक और ठीक ढंग से गद्य अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभावशाली लेखन शैली का विकास नहीं किया जा सकता। गद्य के पढ़ने की आवश्यकता केवल साहित्य पढ़ने के लिए ही नहीं होती, बल्कि इतिहास, विज्ञान, गणित आदि ज्ञान विज्ञान के अनेक पुस्तकें हैं जो गद्य में ही लिखी जाती है। जब तक गद्य का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक दुनिया के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। आपको यदि कहीं आवेदन भेजना हो तो भी गद्य का ही सहारा लेंगे ना। इस प्रकार गद्य को ठीक पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए, उसके प्रभावशाली गुणों को जानना चाहिए। गद्य के आयाम। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि गद्य को कैसे पढ़ा जाए। गद्य को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके प्रयोग आयामों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ तत्वों के सहयोग से बनी होती है। वह ही तत्व उस वस्तु के अवयव कहलाते हैं। गद्य के अवयवों की जानकारी आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब परीक्षा के गद्य की व्याख्या पूछी जाती है तब आप समस्या में पड़ जाते हैं कि ये तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, इसका अर्थ कैसे लिखा जाए, व्याख्या कैसे की जाए। किंतु गद्य की व्याख्या करने का मतलब अर्थ लिखना नहीं होता, बल्कि उसके अभावों की व्याख्या करना होता है। जब तक अवयव से परिचित नहीं होंगे तब तक गद्य को समझना कठिन होगा। गद्य में 3 प्रकार के तत्व होते हैं: विचार तत्व, भाषा तथा शैली। विचार तत्व। किसी भी गद्य संरचना में विचार तत्व प्रधान होता है, चाहे वह निबंध हो, कहानी हो अथवा उपन्यास हो, संपादकीय हो। इसी विचार तत्व का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि रचनाकार के बारे में परिचय प्राप्त किया जाए तथा वह किस हाल का रचनाकार है, उस काल की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, क्योंकि उस समय तक सामाजिक परिवेश में के अनुसार ही विचार बनते हैं। फिर उस रचना के पीछे रचनाकार का क्या उद्देश्य है, उसे जान लिया जाए। कैसे? उदाहरण के लिए, यदि हमें कुटुच नामक निबंध पढ़ना हो तो पहले हम जान लें कि हजारीलाल प्रसाद त्रिवेदी किस काल के रचनाकार है, उस काल में किसी प्रकार की रचनाएं की जाती हैं तथा त्रिवेदी जी ने उसमें
क्या योगदान दिया था, फिर कुटुज लिखने के पीछे उसका क्या मंतव्य था। इस तरह कुटुज में जो विचार आए हैं वह स्पष्ट होते चले जाएंगे, नहीं तो आप विचारों को ढूंढने में अंदाज लगाते चले जाएंगे जो व्यक्त होगा। रचना में विचार तत्वों की व्याख्या के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कविता की जगह भावनाओं की प्रधानता नहीं होती। इसमें आए एक एक विचार की गहराई तक जाना होता है। उन तत्वों की जानकारी आपको तभी हो सकती है जब तक आप उसे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करें। जब आप अध्ययन करें तो पाएंगे कि जो विचार आपके सामने अभी है किसी न किसी रूप में और दूसरे रचनाकारों में भी वह पहले से ही मौजूद है। इन कालों आपको इन रचनाओं के समान विचारों की आपस में तुलना भी करनी चाहिए। भाषा विचारों की सेवाहिका होती है। जैसे विचार होंगे वैसे ही भाषा भी हो जाएगी। इसके अलावा भाषा विषय वस्तु के चुनाव पर भी निर्भर करती है। विषय और वस्तु जिस काल, परिवेश और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, भाषा भी उतनी ही अनुरूप ढलती जाती है। यदि कोई रचनाकार मुगल कालीन समस्या को लेकर रचना करता है तो उसी भाषा भी आज की प्रचलित भाषा से भिन्न हो जाएगी, क्योंकि जब तक भाषा में यह परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उस रचना में वास्तविकता नहीं आएगी। हर रचनाकार की अपनी भाषा होती है। ये भाषा संबंधित भेद विभेद रचनाकारों के गद्यों का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। भाषा संबंधी अध्ययन के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन, लोककृतियों तथा मुहावरों का ज्ञान तथा तत्सम और तत्भाव शब्दों का भी अध्ययन जरूरी है, क्योंकि रचनाकार भाषा को सरल, प्रभावी तथा सुबोध बनाने के लिए कई बार मुहावरे का प्रयोग भी करता है। कई देशांत अथवा तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करता है या किसी प्रचलित शब्द के बदले कोई दूसरा शब्द प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में व्याकरण का ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लिखते समय विराम चिन्हों, विकल्पों तथा कारक चिन्हों का गलत प्रयोग कर बैठते हैं। शैली। गद्य रचना में शैली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही विषय पर अलग अलग रचनाकारों द्वारा लिखी गई बातें शैली अलग होने के कारण अलग अलग रूप में प्रभावित करती है। एक पुरानी कहानी कि एक कवि जब मरने लगा तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, कहा कि मेरी अधूरी किताब है, लेकिन मैं इसे उसे ही पूरा करने के लिए देना चाहता हूँ जो मेरी परीक्षा में पास होगा। उसने खिड़की से बाहर की तरफ एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए दोनों बेटों से उसका वर्णन करने के लिए कहा। उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, सूखा पेड़ खड़ा है। छोटे बेटे ने कहा, रसहीन वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। तुरंत ही कवि ने छोटे बेटे को अपनी पुस्तक सौंप दी। आपने देखा कि एक ही बात को कहने की शैली अलग होने से प्रभाव में भी अंतर आ जाता है। इसलिए गद्य साहित्य में शैली का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। शैली के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। हर रचनाकार की अपनी शैली होती है, किंतु हिंदी गद्य में कुछ प्रचलित शैलियों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य होता है कि किसी वस्तु या विचार का वर्णन करना। इस शैली के द्वारा विषय की संपूर्ण जानकारी वर्ण द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसे पाठक की कल्पना जागृता होकर विषय का आनंद जागाती है। वर्णनात्मक शैली के द्वारा रचनाकार एक प्रकार से शब्द चित्र खींचने का प्रयास करता है। आखिरी चट्टान पाठ में आप वर्णनात्मक ही पढ़ेंगे। विचारणात्मक शैली। इस शैली के द्वारा रचनाकार अपने विचारों को अभिव्यक्त तत्वों द्वारा पाठक के मन में बैठा देने का प्रयास करता है। इस शैली के लिए बातें स्पष्ट रूप से रखी जानी आवश्यक होती है, इसलिए भाषा साफ और स्पष्ट होती है। किसी भी प्रकार का भाषा संबंधित खिलवाड़ विचारों की श्रृंखला को भंग कर देगा।
कई बार विचारणात्मक शैली में लिखी जाने वाली रचना की भाषा विचार और चिंतन के विषय के अनुरूप दुहू तथा बोझिल भी हो जाती है। कुटुज और क्रोध निबंधों में अपना विचारणात्मक शैली का आनंद लेंगे। कथनात्मक शैली, इस शैली का लक्ष्य होता है कि अपने विचारों को कहना अथवा घटना के माध्यम से पुष्ट करते हुए कहना, इसलिए इसकी भाषा प्रभावमयी और सरल होती है। पाठक को लगता है कि वह रचनाकार के विचारों को जबरदस्त गहन करने पर मजबूर नहीं है, बल्कि पाठक कहानी के माध्यम के विचारों को गहन करता है और उस पर चिंतन मनन कर उन्हें अपने अथवा ना अपनाने का निर्णय वह स्वयं लेता है। दो कलाकार और अनुराधा कहानी कथनात्मक शैली के ही उदाहरण है। भावनात्मक शैली, इस शैली के द्वारा हास्य, लेगात, करुणा, क्रोध, वात्सल्य आदि किसी भाव की कामना करने का प्रयास किया जाता है। उपरोक्त शैलियों के अलावा और भी बहुत सी शैलियाँ अब प्रचलन में आ गई है, किंतु इन्हीं चार को मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है। गद्य का अध्ययन करते समय कभी कभी अलंकारों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कविता की तरह ही गद्य में भी रूपक, उपमा, उपप्रेस आदि अलंकारों का प्रयोग सहज या अथवा सप्रेस किया जाता है। पढ़े कैसे? गद्य साहित्य का वाचन करते समय कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पढ़ने से पूर्व पुस्तक की भूमिका तथा परिचय आवश्यक पढ़ ले। यदि सारांश दिया गया है तो उसे भी पढ़ें, जिससे वर्णित विषय को पढ़ने में सहायता मिलती है। पहले और अंतिम उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसे मुख्य बातों का निचोड़ दिया जाता है। पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए रुक रुक कर पढ़ें। उच्चारण शुद्धते और स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कई बार अर्थ बदल जाते हैं। संवादों को ठीक ढंग से बोलने का प्रयास करें, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। पढ़ते समय बीच बीच में रुक रुक कर सोचें नहीं तो क्रम बिगड़ जाता है और विषय समझ में नहीं आता। इसलिए तेज तेज पढ़ने की आदत डालें। आप पठित गद्य कैसे पढ़ें? अभी आपने गद्य के विधि रूपों, उसके महत्व और विधि शैलियों के बारे में पढ़ा। परीक्षा में आपसे अपठित गद्य पर भी सवाल पूछे जाते हैं। अपठित के नाम पर ही आप में से कई लोगों की परेशानी बढ़ जाती होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ नया पढ़ना शुरू करते हैं तो वह आपके लिए अपठित ही हो जाता है। पठित या अपठित में अंतर बस इतना है कि पठित की व्याख्या और टिप्पणियाँ आप पहले से ही कर चुके होते हैं, इसलिए वह आपको थोड़ा आसान लगता है। अपठित इसका थोड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में आप पहले से पढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप पठित को भी पढ़ने का तरीका सीख ले तो उस पर भी पूछे जाने वाले सवालों को लेकर आपके मन में कोई उलझन नहीं होगी। आइए इसे पढ़ना सीखने की शुरुआत एक गद्य खंड के उदाहरण से करते हैं। निम्न गद्य खंडों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के जवाब तलाशने में आने वाली कठिनाइयों को लिखते जाइए। हमारी धरती ने बापों को जन्म दिया, किंतु इस धरती को यह सौभाग्य ना हुआ कि जो महापुरुष देश का अपराधीनता को बेड़िया काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वे अपने द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना संपन्न पूरा कर सके। महात्मा जी को तो ये अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उपरांत गद्य को ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी ने हमारे लिए क्या किया? उनकी मृत्यु कैसे हुई? महात्मा गांधी का सपना क्या था? उभरे हुए शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया?
गद्य को पढ़ते हुए आप अपनी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। उत्तर उसमें छुपा है। इसमें 2 बातों पर बल दिया गया है, पराधीनता की बेड़ियां काटने और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाने पर। यही सही उत्तर है। आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमारे अपराधीन देश की बेड़ियों काटी, अर्थात देश को आज़ादी दिलाई और देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को ध्यान दिलाया। यानी पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश को इसे लायक बनाया कि वह भी दुनिया के आज़ाद देशों की कादर में गर्व से खड़ा हो सके। आइए इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं। प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन इस गद्य में उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें दूसरी बात कही गई है कि गद्यांश की आखिरी पंक्ति को पढ़िए तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। इसमें मानवता की रक्षा करते हुए प्राण त्यागने की बात की गई है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मानवता की रक्षा करते हुए महात्मा जी की मृत्यु हुई थी। आइए अब तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हुए इसमें महात्मा जी के सपने के बारे में पूछा गया है। 2 प्रश्नों के उत्तर तलाश लेने के बाद अब आपको इनका उत्तर तलाशना आसान लगने लगा होगा। इसमें भी 2 बातों पर बल दिया गया है, विश्व शांति और विश्व बंधुता। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि गांधी जी के ये 2 सपने थे, तो उसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महात्मा गांधी का सपना था कि विश्व शांति कायम हो, यानी दुनिया में शांति हो, लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो, और विश्व बंधु अर्थात पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहे, आपस में प्यार करें। चौथा प्रश्न आपकी शब्द सत्य की पहचान करने के लिए है। शब्दों के अर्थ आप तभी जान सकते हैं तब नियमित शब्दकोश देखें, शब्दों के अर्थ जानें और उनका प्रयोग भी करें, चाहे बोलने के स्तर पर हो या लिखने के। आप तो जानते ही हैं कि शब्द भंडार तभी बनता है जब उसका प्रयोग करना सीखते हैं। इसलिए नए नए शब्दों के अर्थ जानने का, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें से कई लोग काले छपे शब्दों के अर्थ जानते ही होंगे, लेकिन आइए आपको एक बार फिर से बता दें कि ये हाशिए पर दिए जा रहे हैं। आशा है कि आप पठित पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तलाशने का तरीका जान गए होंगे। यदि फिर भी मुश्किल है तो आइए विस्तार से पाते हैं कि आप पठित को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। किसी भी गद्य को, चाहे वह ठीक पठित हो या अपठित, पढ़ने का तरीका समान होता है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। पढ़ने की गति, चिंतन मनन, विचारों का बोध, अंतर्निहित उद्देश्यों को समझना, शब्दकोश देखने की आदत डालना। पढ़ने की गति। कोई भी पुस्तक पढ़ते समय आप किन बातों का ध्यान करते हैं? क्या पढ़ते समय बीच बीच में दूसरे काम भी करते रहते हैं? कुछ सोचते या लोगों से बातें भी करते रहते हैं? अगर आप पढ़ते समय ऐसा करते हैं तो क्या पढ़ी हुई बातें आपको पूरी तरह याद रह जाती है? नहीं ना जी। पढ़ते समय एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान दूसरी तरफ होगा तो पढ़ी हुई चीज़ें ठीक से याद नहीं रह पाएगी। इस तरह अगर पढ़ने की आपकी ठीक नहीं होगी तो एक ही पाठ को पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप तेज़ गति से और पाठ को पूरी तरह समझते हुए पढ़ें। पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ते समय पूरा ध्यान पाठ पर केंद्रित हो। जल्दी जल्दी पढ़ें और मन में पढ़ें। बोल कर या देर तक रुक कर नहीं पढ़ें। जहाँ भी कोई बात समझ में नहीं आए या लगे कि पीछे पड़ी हुई बात छूट गई है तो वहीं रुक कर उसे पूरी तरह समझने
ही कोशिश करें। उस अंश को बार बार पढ़े, पूरी तरह समझ में आने के बाद ही आगे बढ़ें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुविधा उपलब्ध हो, पाठ से संबंधित शब्द को भी समझने या दूसरी पुस्तकों माध्यमों से जानने का प्रयास करें। चिंतन मनन। कोई भी पाठ आप तभी अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब उसमें लिखी बातों को समझने के साथ साथ उस पर चिंतन मनन करें। आप कुछ पढ़ते होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाती होगी जो आपके मन में देर तक टिकी रह जाती होगी। उसके बारे में चलते फिरते सोचते रहते होंगे। उसे अलग अलग संदर्भों में से जोड़ने का प्रयास करते होंगे। उस पर आपके मन में तरह तरह के सवाल उठते होंगे। तभी चिंतन मनन है। अपने भीतर चिंतन मनन की आदत विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ी हुई बातों पर तर्क करना सीखें। उस पर जितने भी तरह के सवाल आपके भीतर हो सकते हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करें। जैसे जब भी कुछ पढ़े, आप सोचें कि ऐसा क्या लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है, उस बात की आप संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, किन परिस्थितियों या स्थितियों में ऐसा लिखा गया है। अगर ऐसा नहीं लिखा जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए तो कैसे और क्या लिखना ज़्यादा उचित होगा, आदि। इसके अलावा छपी हुई सामग्री का अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि जो कुछ लिखा है वह सही है, या बिना अपने तख्तों पर उसे परखे पूरी तरह सही ना मान ले। उस पर तरह तरह के तख्त करें, फिर निष्कर्ष निकाल लें। इस तरह तख्त निकालने से आप पाठ को न सिर्फ चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकेंगे, बल्कि वह पाठ आपके मन में काफ़ी समय तक बना रहेगा। उसमें कई बातों का बोध अच्छी तरह हो सकेगा। क्रियाकलाप। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब इसे किसी कागज़ के ढंग से देखिए और फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या चित्र में झंडा था? यदि था तो वह किस दिशा में फहरा रहा है? क्या पतवार में हैंडल लगा हुआ था? क्या वहाँ कोई झरोखा था? यदि हाँ तो वह नाव के किस ओर था? आशा है आपने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने ये जवाब किस आधार पर दिया। क्या आप बता सकते हैं क्या लिखिए। अब आपने उत्तर इस व्याख्या से मिलाए। आमतौर पर से लोग चित्र की आकृति अपने मन में बना लेते हैं। इसके बाद उनके बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उससे संबंधित हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि उपयुक्त चित्र में झंडे के बारे में पूछे जाने पर अपने नाव के अलग हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया होगा। इसके बाद उसने नाव के पीछे हिस्से में लगी पतवार के बारे में पूछा गया। अनुसंधान से ये साबित होता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति समुचित नाव की आकृति से गुजरता हुआ पतवार तक पहुंचता है। यही कारण है कि नाव के पीछे के हिस्से की तुलना में बीच के हिस्से के बारे में प्रश्न का उत्तर देते समय लोग कम समय लगाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि एक बार जब मस्तिष्क आकृति बना लेता है तो हम उस पर उसी तरह नज़रें दौड़ाते हैं जैसे कि वास्तविक आकृति पर। विचारों का बोध। हर रचना में, हर पाठ में कोई ना कोई विचार अवश्य होता है। क्या आप इस पाठ से सहमत हैं? जरा सोचिए, किसी भी रचना में विचारों का महत्व होता है। विचार के बारे में तो आप जानते ही हैं, और कविता कैसे पढ़े पाठ में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। विचार किसी भी व्यक्ति के सोचने के तरीके, उसके आसपास के वातावरण, सामाजिक स्थितियों और संस्कारों की उपस्थिति एक दृष्टि होती है। किसी भी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया होता है, जिसके आधार पर वह एक धारणा बनाने का
विमर्श होता है। यही विचार कहीं ना कहीं उसकी समझ में भी उतर कर आता है। कई बार पढ़ते हुए आपको जगह जगह कुछ बातें, कुछ वाक्य ऐसे मिल जाते होंगे जिन्हें आप रेखाकृत कर लेते होंगे और दूसरों से बात करते हुए उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रहीम, कबीर, दादू, रैदास, कबीर, सूर आदि के दो पदों को ही ले लीजिए। लोग उनका पर्याय बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं विचार ऐसा होता है जो आपके मन को छू जाता है। पुस्तक पढ़ते समय लेखक या कवि के विचारों का बोध भी अवश्य होता है। विचारों का बोध आपको सिर्फ पढ़ लेने से ही नहीं हो पाता। जब आप उन्हें अपने परिवेश, वातावरण और स्थितियों से जोड़ कर देखते हैं, उसमें उनकी तुलना करते हैं, तभी वह ठीक ढंग से समझ में आते हैं। इसके अलावा आपने जीवन में जो कुछ पढ़ा, समझा या सीखा है, वह सब भी इन विचारों के बोध में सहायक होते हैं। इसलिए विचारों के बोध के लिए आपको पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी बहुत सी अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ने की आदत डालना ज़रूरी है। आपने आसपास की चीज़ों को देखना, उनके बारे में चिंतन करना, लोगों से विचार विमर्श करना भी इसके लिए ज़रूरी है। विचारों के बोध के लिए आप चिंतन मनन की आदत विकसित होना एक अनिवार्य शर्त है। अंतर्निहित उद्देश्यों को समझना। जिस तरह हर रचना में विचार छपे होते हैं, उसी तरह हर रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लेखन या कवि अपनी रचना के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देना चाहता है, किसी समस्या को उठाने की कोशिश करता है और उस पर पाठक को विचार करने, सोचने और उकसाना चाहता है। क्या आपने ऐसा महसूस किया? ज़रूर किया होगा। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी रचना को पढ़ने का अर्थ यह भी है कि उसके उद्देश्यों को पूरी तरह समझा जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप पाठ को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर उसके विधि पक्षों को मन में उतारने की कोशिश करेंगे। शब्दकोश देखने की आदत। यदि कोई पुस्तक या पाठ को पढ़ते समय पर्याय ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शब्द सामने आते हैं जिसका अर्थ हमें ठीक मालूम नहीं होता, पर्याय हम उनके निहितार्थ से काम चला लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन इस तरह के शब्दों के अर्थ जाने बिना उन्हें ही जोड़ देना ठीक नहीं होता। जैसे कि कोई कठिन शब्द सामने आए तो उसका अर्थ शब्दकोश से सीख लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसका प्रयोग वहाँ क्यों किया गया है और उस शब्द के अलग अलग स्थितियों में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। इसे न केवल पाठ या चित्र को सामने समझने में आसानी होती है, बल्कि उसका शब्द ज्ञान भी बढ़ता है, जो आपको कुछ भी लिखते समय काम आता है। क्योंकि कई बार शब्दों के अभाव में लोगों का किसी बात को समझने में काफ़ी देर लग जाती है, और इसके पास शब्द भंडार है तो आप उससे फटाफट लिख डालते हैं। इसलिए पढ़ते समय एक शब्दकोश साथ में अवश्य रखना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घर में पिताजी पाँचों समय नमाज पढ़ते हैं। हमें उसके साथ नमाज पढ़ना अच्छा लगता है। बाद में ये आदत ही बन गई। कभी कभी मानस भटकता, कभी हमारा ध्यान नहीं टिकता, लेकिन पिताजी उस पर जोर देते। मैं सदा से अस्तित्व रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आस्था आप में था तो होती है या नहीं होगी, और जब यह आप में गहन रूप से होती है तो लगभग जीवन भर सुख और दुख में इसका संभल होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भले मैं 5 समय ना करना हो, लेकिन प्रार्थना मेरे रोज़मर्रा के जीवन में लगातार घटित होती है। स्टूडियो में मेरा काम प्रार्थना से शुरू होता है। यह कुछ मांगना नहीं है, कुछ ही क्षण होते हैं, एकाग्रता के कुछ मिनट,
कभी कोई पद, कभी कुछ भी नहीं। इसे आशीर्वाद का ग्रस्त की प्राप्ति होती है। मैं किसी भी रचना के पीछे की विचार प्रक्रिया के महत्व को नहीं नकारता। बहुत विचार करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ विचार से काम नहीं बनता। टेक्निक और माध्यम से पकड़ काम नहीं आते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधना एकाग्रता अपरिहार्य है। चित्रकारी सिद्ध विचार प्रक्रिया के ही द्वारा नहीं होती। चित्रकारी के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। रचना से संप्रदाय बहुत ज़रूरी है, लेकिन तनाव का एक मुकाम ऐसा आता है जब विचार विमर्श धीमी हो जाता है और सेज बुंदी हावी हो जाती है। ये हावी होती ही जाती है और मैं खुद से ये पूछना तक छोड़ देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस विचार है और उसे कैनवास पर उतारता मैं। विचार प्रक्रिया उसका एक हिस्सा भर है और आप उस मुकाम पर पहुँच जाए जिसे गूढ़ वातावरण कहते हैं। फ्रेंच लोग उसे ग्रेस की स्थिति कहते हैं। यहाँ तो चीज़ें ही हो जाती हैं। मानस प्रत्यक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा अपना अनुभव इसका प्रमाण है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सामने एक खाली जगह भर होती है और ऐसा लगता है कई दिन तक चलता है। इसको बोध नहीं हो रहा, आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। आंतरिक दृष्टि विकसित नहीं हो रही है, वह बादबूझ तक नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि देवी शक्तियों का ये सहयोग ना हो तो आप कला का सृजन नहीं कर सकते। दरअसल चित्रकारी में नहीं करता, एक कलाकार के लिए देवी शक्तियों का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब आप उपरांत गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं बचपन से किसी बात को करते करते वह आदत में परिवर्तित हो जाती है और फिर यह आदत संस्कार बन जाती है। इस बात के द्वारा लेखन ने अपने किन संस्कारों की चर्चा की है। चित्रकारी के लिए नहीं, किसी भी कार्य के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। कैसे? जब कोई भी काम मन से और उसमें पूरी तरह डूब कर किया जाए तो सच्ची प्रार्थना या पूजा है। ये भाव गद्यांश की किन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है, उन्हें दुरुस्त कीजिए। लेखन ने देवी के सहयोग की बात कही है, इसका क्या तात्पर्य है? या आप इसके नीचे उत्तरमाला में, इसका उत्तर आपको लास्ट में बता दूंगा। आपने क्या सीखा? सामान्य बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद से गद्य और अधिक पर्याय मिला। साहित्य के विस्तार पर गद्य का पहली बार भागीरथी हरिश्चंद्र के काल में विकास हुआ। गद्य में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा, स्मरण, व्यंग, संपादकीय आदि विधाओं की रचना होती है। विषम समय और परिस्थितियों के अनुसार इनकी भाषा बदल जाती है। गद्य को पढ़ते समय उसके विचार, तत्व, भाषा तथा शैली पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गद्य के साहित्यिक रूप को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। गद्य की प्रमुख विधियाँ: कथा साहित्य, उपन्यास से कहानी, लघु कथाएँ, एकाकी, कुल्लड़ नाटक, मंचीय नाटक, रूपक नाटक में एकय रूपक, निबंध, विचारणात्मक चिंतन प्रधान, ललित निबंध, हास्य, व्यंग। नवीन विद्या: यात्रा, विदित, स्मरण, रेखाचित्र, इंटरव्यू, आत्मा कथा, पत्र, जीवनी। गद्य के प्रमुख अवयव: विचार, तत्व, भाषा, शैली। भाषा में अलंकार, तत्सम, सद्धम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोककृत। शैली में वर्णनात्मक, कथनात्मक, भावनात्मक, विचारणात्मक। किसी साहित्यिक पत्रिका से कोई एक नवीन विद्या
में लिखी सामग्री के संक्षेप में आपने विचार लिखिए। दोस्तों चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।